डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को माइंड मैप्स का क्लास लेने जा रहे हैं। क्योंकि समय अब हमारे पास बहुत कम है, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए सारे चैप्टर्स को हम शॉर्ट में आप लोग को कंप्लीट कराएंगे ताकि आप चैप्टर्स को अच्छा से समझ करके अच्छा स्कोर कर सके। इसके पहले हमने आपको टॉपर्स लोग का हैंड रिटेन आंसर्स दिखाया था। अगर आप लोग हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं माइंड मैप्स। आज हमारा क्या है टॉपिक? माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होता है? ये लर्निंग को सिंपल बनाता है। माइंड मैप जो है ये लर्निंग को सिंपल बनाता है। अब इसमें देखिए हम लोग देखेंगे माइंड मैप। माइंड मैप एंड इंटरेक्टिव मैजिकल टूल। माइंड मैप एक इंटरेक्टिव मैजिकल टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए देखिए अब इसमें क्या क्या है। एक है व्हेन, कब हम लोग को माइंड मैप पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए माइंड मैप में, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और इसका परिणाम क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो देखिए कब पढ़ना चाहिए माइंड मैप। कभी भी, एनी टाइम, एज फ्रीक्वेंसी एज यू लाइक टिल इट बिकम्स अ हैबिट। कभी भी आप बार बार पढ़िए, जब आप चाहे पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपकी ये आदत नहीं बन जाए, है ना। उसके बाद कहता है क्या तो इसमें कहता है प्रेजेंटिंग वर्ड्स एंड कंसेप्ट्स एज पिक्चर। वर्ड्स और कंसेप्ट्स को पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करके पढ़ना है। अब फिर कहता है व्हाई, क्यों पढ़े, तो टू अनलॉक द इमेजिनेशन एंड कम अप विथ आइडियाज। अनलॉक करने के लिए इमेजिनेशन को और विचार के साथ आने के लिए, विचार लाने के लिए। टू अनलॉक द इमेजिनेशन एंड कम अप विथ आइडियाज। क्यों पढ़ना चाहिए? तो पहला पॉइंट है इमेजिनेशन को अनलॉक करने के लिए और विचारों को लाने के लिए। दूसरा है रिमेंबर फैक्ट्स एंड फिगर्स इजीली। किसी भी फैक्ट्स और फिगर्स को आसानी से याद करने के लिए। तीसरा है टू मेक क्लियर एंड बेटर नोट्स को बेटर और क्लियर बनाने के लिए। चौथा है टू कंसंट्रेट एंड सेव टाइम। समय को बचाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। और पांचवा है टू प्लान विथ एज एंड एज एग्जाम्स, है ना। तो ये 5 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं कि हम लोग को माइंड मैप्स का क्लास क्यों करना चाहिए। यहाँ आप लोग देखें क्या करना चाहिए माइंड मैप्स के क्लास में, कब करना चाहिए, और फिर आप देख लिए कि क्यों करना चाहिए। अब अगला हम लोग देखेंगे कैसे करना चाहिए माइंड मैप्स का क्लास। तो देखिए कैसे करना चाहिए। विथ अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। एक पेपर का ब्लैंक शीट लीजिए, कलर्ड पेन लीजिए और क्रिएटिविटी इमेजिनेशन के साथ आप इसको कर सकते हैं। अगला है इसका परिणाम क्या होता है। आखिर इतना सब कुछ हम कर लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा ये भी आपको जानना है। आखिर क्यों हम करेंगे ये सब, उसका कोई परिणाम होना चाहिए ना, उसका बेनिफिट होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट कहता है कि लर्निंग मेड सिंपल। लर्निंग को सिंपल बनाता है और विनिंग कॉम्बिनेशन, एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है ना। अगर इतने चीजें आप करते हैं तो इससे आपका लर्निंग सिंपल होता है और एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है ना। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग के इसमें आप टोटल 4 बुक है एसएसटी का, है ना। तो एसएसटी का ही हम आपको अभी बना रहे हैं वीडियोस। तो ये 4 बुक्स में जो है सो आपको हम हर बुक्स का एक एक वीडियो बनाएंगे। आज हम हिस्ट्री का बना देते हैं, हिस्ट्री को कंप्लीट कर देते हैं, फिर ज्योग्राफी कर देंगे, फिर सिविक्स कर देंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स कर देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 1 में आ जाते हैं। चैप्टर 1 क्या कहता है देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। पहला चैप्टर हमारा जो है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस चैप्टर को पहले हम लोग देखेंगे।
तो हमारा पहला चैप्टर क्या है हिस्ट्री में? द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, है ना? नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, कब हुआ था, यही सब चीज हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय होता है पूरा यूरोप में, है ना? तो चलिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है इसमें वो है आपका, वो क्या है? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1832 1848, 1830 से लेकर के 38 के काल को रिवॉल्यूशन का काल कहा जाता था, क्योंकि उस बीच में बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र की भावना लोगों में कैसे आई। पहले तो लोग सब राजा के अंडर में काम करते थे, तो कैसे लोगों में भावना आया कि हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए, ये सब भावनाएं कैसी आए वो सब पढ़ेंगे। फिर देखेंगे नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म, नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, जो अभी हम लोग राष्ट्र में रहते हैं, ये भावना कैसे आई, और इंपेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, जो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे वो साम्राज्यवाद था, और अभी जो हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं ये हमारा राष्ट्रवाद है ना? चलिए तो ये देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, नेशन का विजुअलाइजिंग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे शॉर्ट में, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए द एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, 1830 से लेकर के 1848 के समय को रिवॉल्यूशन का काल कहा जाता था। द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1848 वाज नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। नाउ वी विल से, अब हम लोग देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसी में 3 टॉपिक आपका दिया हुआ है। देखिए पहला है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब रोमांटिक चीजें दिखा करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाया जाता था। फिर है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूखे बहुत सारे लोग, भूखा रहता था, बहुत कठिन था जीवन चलाना और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था, बहुत ही विद्रोह करना पड़ा इस पीरियड में। और उसके बाद देखेंगे 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लिबरल्स लोग का रिवॉल्यूशन। ये 3 चीज हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। द एम्फेसिस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्नाकुलर का मतलब होता है जो भाषा हर लोग समझ सके, है ना, सामान्य भाषा, लोकल भाषा। वर्नाकुलर लैंग्वेज and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who are mostly illiterate। अब देखिए, अब समाज में हर तबके के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं। तो अब अनपढ़ लोग को हम चिट्ठी भेजेंगे, न्यूज़पेपर में लिख करके देंगे तो वो समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वही न्यूज़पेपर में जहां हम सूचना को, जहां हम न्यूज को लिखेंगे उसके बगल में अगर वो फिगर बना दे उससे रिलेटेड कि क्या क्या हो रहा है, तो उस फिगर को देख करके वो इलिटरेट लोग भी समझ सकते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है ना? तो वही कह रहा है इसमें कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो थे ही, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं भी थे। तो वो सब में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए क्या कर रहे थे? वर्नाकुलर लैंग्वेज पर जोर दिया गया, मतलब लोकल भाषा पे जोर दिया गया जिसको लोग आसानी से समझ सके। और दूसरा कहता है कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर। फोल्कलोर मतलब होता है लोकगीत, जो लोग चलते चलते गीत गाते गाते जा रहे थे, लोग भजन करते जा रहे हैं, लोग लोकल भाषा में लोगों को बताते जा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, हमें क्या करना
चाहिए, कैसे राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करना है, ये सब चीज लोगों में जागरूक किया गया। और इससे सिर्फ एंशिएंट नेशनलिस्ट स्पिरिट ही नहीं आया, मतलब प्राचीन राष्ट्रवाद की भावना ही लोगों में नहीं आई, बल्कि और क्या हुआ, मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भी ऑडियंस लोगों के बीच में पहुंचा। बहुत सारे ऑडियंस जब लोकगीत सुनाते जाते थे तो लोगों को जागरूक करते जाते थे कि देखिए फलाना जगह हमारे ऊपर ये शोषण कर रहा है, हम अंग्रेज लोग हैं तो इस प्रकार से हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, और जहां जो देश जिसके अंदर में अधीन था वहां उसके खिलाफ में जो है सो प्रचार किया जाता था, है ना, ताकि अधिक से अधिक इलिटरेट अशिक्षित लोगों तक अपनी भावना को वो लोग रख सकते, अपनी बातों को रख सके। तो इस प्रकार से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया गया। दूसरा कहता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। लोगों के पास तो गरीबी था ही, राजा लोग के हाथ में सब कुछ शासन था, है ना, या तो फिर जिसमें इंपेरियलिज्म आया उस समय, जो इंपेरियलिज्म के समय जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज लोग का शासन था, वो लोग रईस होते थे, भारत के लोग तो गरीब होते थे। तो कहता 1830 में फूड शॉर्टेज हुआ, भोजन की कमी हुई, है ना, फूड का शॉर्टेज हुआ, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन द रोड्स। अब जब भोजन की कमी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एक तरफ आपका भोजन की कमी होगी, एक तरफ आपका बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, रोड पे आ जाएंगे, ना तो आपके पास खाने के लिए कुछ होगा, ना ही आपके पास कोई रोजगार होगी, तो स्वतः आप रोड पे आ जाएंगे। तो वही कह रहा है कि 1830 में जो है सो भोजन की बहुत अकाल हो गई थी और लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, जिसके वजह से लोग रोड पर आ गए थे। अगला कहता 1848 में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लिबरल्स लोग का रिवॉल्यूशन कैसे था, तो क्या था 1848 में जो है सो 1848 रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े होंगे 3 ठो स्टेट्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टेट में आप देखे थे कलरगी लोग था, सेकेंड स्टेट में आपका नोबिलिटी लोग था, और थर्ड स्टेट में बाकी सारे वर्कर्स लोग थे। इन वर्कर्स लोगों को, हाँ तो आगे देखिए क्या कहता है। हाँ तो अभी हम बता रहे थे आपको कि 3 ठो स्टेट्स में बटा हुआ था फ्रेंच सोसाइटी, एक में था कलरगी फर्स्ट स्टेट में, सेकेंड में था नोबिलिटी, और थर्ड में बाकी सारे वर्कर्स ग्रुप थे। तो वर्कर्स ग्रुप को हम लोग जनरली पीजेट्स ग्रुप करके भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो आपका पीजेट्स थे, है ना। तो वही कहता है कि थर्ड ग्रुप में ज्यादातर लोग तो अनएजुकेटेड ही थे, लेकिन कुछ लोग एजुकेटेड भी थे, है ना, मिडिल क्लास के कुछ एजुकेटेड लोग भी थे। तो सबसे पहले लिबरलिज्म का भावना उन्हीं लोग के दिमाग में आया। वो लोग के दिमाग में ये आया कि आखिर क्यों थर्ड स्टेट के लोग ही हर प्रकार का टैक्स देंगे, हर प्रकार का शोषण थर्ड स्टेट के साथ ही क्यों होगा, फर्स्ट स्टेट वाले क्यों नहीं कोई टैक्स देंगे, सेकंड स्टेट के लोग क्यों नहीं टैक्स देंगे, है ना। फर्स्ट स्टेट में आपका था कलरगी मतलब वो जो हेड होते थे चर्च के, उसको कलरगी कहा जाता था। जैसे हिंदू धर्म में आप ले लीजिए तो मंदिर के हेड को हम लोग पंडित कहते हैं, चाहे पुजारी कहते हैं। उसी प्रकार से आप अगर मुस्लिम में चले जाइए तो जो आपका मस्जिद का हेड होता है, मॉस्क्यू का, उसको आपका मौलाना कहा जाता है या मौलवी कहा जाता है। उसी प्रकार से चर्च के हेड को पादरी कहा जाता था, है ना, उसी को पादरी लोग को ही कलरगी कहा जाता था। तो वो लोग होते थे फर्स्ट स्टेट में, उसको कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना था। जन्म से ही उन लोग को पूरा अधिकार मिला हुआ था एकदम शान शौकत से जीने का, है ना। अब सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी लोग, नोबिलिटी मतलब राजा लोग का परिवार, उसको भी किसी प्रकार का कोई टैक्स फैक्स नहीं देना है। राजा एकदम अपना शानो शानदार से जी रहा है, खा रहा है, उसका परिवार लोग सब शान से खा रहा है, और सारा टैक्स थर्ड स्टेट के लोग को देना है। सब काम थर्ड स्टेट से कराना है, जितना भी शोषण करना है थर्ड स्टेट से करो, है ना, थर्ड स्टेट पे करना है। तो उसी में कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, है ना, जिसमें गरीब लोग भी थे, कुछ अमीर लोग भी थे। वो लोग देखिए क्या कहता है 1848 में रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास अलोंग विद द पुअर। गरीब लोग के साथ जो है सो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो थे वो लोग रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे, है ना, लीड कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग पीजेंट्स and workers in many Europe and countries for fulfilling
their demands of constitutionalism with national unification। क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो था एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, किसान लोग के साथ भी बहुत ही जो है सो खराब स्थिति थी, किसान लोग का भी उत्पादन अच्छा नहीं होता था और उस पर तरह तरह का टैक्स ले लिया जाता था, है ना। उसके बाद कहता है वर्कर्स लोग की भी स्थिति बहुत खराब थी, यूरोप में हो गया चाहे और अन्य देश में हो गया, वो लोग भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने डिमांड के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन मतलब राष्ट्र संविधान की बात कह रहा था, एक राष्ट्र की पहचान का बात कह रहे थे कि हमारा एक राष्ट्र का पहचान होना चाहिए संवैधानिक रूप से। ये सब चीजों के बारे में वो लोग डिमांड रख रहे थे, बात कर रहे थे, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या होता है और इंपेरियलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्र, फीलिंग ऑफ द सेंस फॉर द नेशन means the feeling of the same kinds of things who have seen the same things in the past। हम लोग जैसे भारत के लोगों में एक भावना था राष्ट्रवाद का, सब लोग सेम अतीत को देखा था, अंग्रेज लोग का शोषण को देखा था और सबके अंदर एक भावना था कि हमारा एक राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए, तो वही है हमारा नेशनलिज्म। और इंपेरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कम पावरफुल मतलब किसी कमजोर कंट्री पे अपना शोषण करता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो उसी को हम लोग इंपेरियलिज्म कहते हैं, है ना। इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, when a powerful country rules over the less powerful country or the weaker country politically, socially, economically, then that is called imperialism, right। तो ये आप देख लिए इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, these rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। बाल्कन एक क्षेत्र था, है ना, वो बहुत ही धनी क्षेत्र था, वहां पे विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहते थे। अब जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री थे, पावरफुल थे, वो सब बाल्कन क्षेत्र पर अपना अपना कब्जा करना चाहते थे और उसी के टेंशन से जो है सो विश्व युद्ध भी हुआ था, है ना। तो जो पावरफुल जितना भी पावरफुल जो इंपायर था, जैसे रसिया था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रो हंगरी था, ये सब अपना अपना पावर, अपना अपना कब्जा करना चाहते थे बाल्कन वाला क्षेत्र पे। बाल्कन रीजन पे सब, रसिया हो गया, हंगरी हो गया या जर्मनी हो गया, है ना, इंग्लैंड हो गया, ये सब अपना अपना कब्जा करना चाहते थे। किस लिए? अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बाल्कन वाला क्षेत्र पे सब कब्जा करना चाहते थे। उसी के वजह से फिर विश्व युद्ध भी हुआ था। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं और आगे आगे हमारा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब इसमें देखिए क्या कहता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब इसमें हम लोग देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही सरकार, तानाशाही राजतंत्र, राजा लोग, तानाशाही राजा का जो शासन होता है उसी को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। मतलब निरंकुश जो राजा होता है ना उसी के शासन को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और न्यू मिडिल क्लास, जो नए मिडिल क्लास के लोग, थर्ड स्टेट से जो उभर करके आए थे नए मिडिल क्लास के लोग, जो लोग राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उत्पन्न किया, लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना लाने का काम किया, वही लोग थे मिडिल क्लास के लोग। और है दूसरा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म किस लिए, उसका क्या मतलब है, लिबरल नेशनलिज्म किस लिए स्टैंड करता है। तीसरा है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना। और चौथा इसमें टॉपिक है आपका द रिवॉल्यूशनरीज। ये 4 टॉपिक्स पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का जो विचार आया वो कैसा आया। देखिए पहला पॉइंट से हम लोग के पास द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास जो थे, अरिस्टोक्रेसी मतलब तानाशाही
जो निरंकुशवाद शासक था, राजतंत्र था, और जो नए मिडिल क्लास के लोग उभर के आए, उसके खिलाफ में जो नए मिडिल क्लास के लोग उभर के आए, तो नए मिडिल क्लास के लोग कौन थे? थर्ड स्टेट के ही लोग थे। तो थर्ड स्टेट में भी कौन लोग थे? थर्ड स्टेट में सारे लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी थे, बिजनेसमैन लोग भी थे, प्रोफेशनल्स लोग भी थे। ये सब मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण किया, जिनका एक कॉमन लाइफ था, एक साधारण लाइफ था, कॉमन लाइफ था। ये सब लोग मिलकर के एक नया क्लास उभरा और उसको कहा गया न्यू मिडिल क्लास। जो थोड़ा एजुकेटेड लोग थे लोग, है ना, कुछ बिजनेसमैन लोग थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उद्योग धंधा करने वाले लोग भी थे, कुछ बिजनेसमैन लोग भी थे, और कुछ प्रोफेशनल्स लोग भी थे, मतलब कुछ टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, वो लोग भी थे जो एजुकेटेड थे। वो सब मिलकर के एक नया ग्रुप बनाया, वही लोग को कहा गया द न्यू मिडिल क्लास। और यही लोग जो है सो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को लाने का काम किया, है ना। तो चलिए ये देख लिया आप, ठीक है। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी समय की बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आपका, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखिए क्या कहता है, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो है सो है ना, नेशनल यूनिटी का जो विचार आया था लोगों में, उसी के बारे में कह रहा है। यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यूरोप जो है सो जुड़ा हुआ था लिबरलिज्म के विचार से, है ना। यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द लिबरलिज्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेपोलियनिक कोड रिवर्टेड टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ लिमिटेड सफरेज। एक नेपोलियनिक कोड आया था, जान रहे होंगे, 1840 में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कोड लागू किया था मेजरमेंट के लिए, है ना, और मेजरमेंट के लिए, वेट के लिए, है ना, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा गया या सिविल कोड भी कहा गया। सिविल कोड लागू किया था 1804 में, उसी को जो है सो नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। तो वो भी जो है सो रिवर्ट करता है ना, टू द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ लिमिटेड सफरेज। अगला हमारा है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद एक कंजर्वेटिज्म आता है ना, इसके बारे में देखेंगे। 1834 में कस्टम्स यूनियन और जोलवेरिन, कस्टम यूनियन को ही जोलवेरिन कहा जाता था, है ना, कस्टम यूनियन को जोलवेरिन कहा जाता था, वाज फाउंड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसा। प्रसा के इनिशिएटिव से, प्रसा के प्रशंसा से, प्रसा ने इसको इनिशिएट किया था। एंड वाज जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, और ये अधिकांश जर्मन स्टेट लोग जो है सो अधिकांश जर्मन स्टेट्स इसमें ज्वाइन करते हैं। फिर कहता है वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण इश्यू को उठाया गया था, मुद्दा उठाया गया था, वो था कि लोगों के पास प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। अगर आपको कुछ छापना है तो राजा से परमिशन लेना पड़ता है ना, या तो फिर अगर इंपेरियलिज्म का शासन है तो वो जो आपके देश में जो लोग शासन कर रहे हैं उससे आपको परमिशन लेना पड़ता। अगर वो प्रेस जो आप छापते वो चीजें अगर उनके हित में होती तो वो आपको परमिशन देते, अगर उनके खिलाफ होता तो वो आपको परमिशन नहीं देते, है ना। तो इस बात को भी ये लोग उठाया कि फ्रीडम होना चाहिए प्रेस के लिए, कोई भी चीज हम छापने के लिए हमको आजादी होना चाहिए, हम उसके खिलाफ में भी छाप सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला है द रिवॉल्यूशनरीज। द रिवॉल्यूशनरीज सीक्रेट सोसाइटी वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। मैगजीनी, जूसेपी मैगजीनी इसका पूरा नाम था, रिलेंटलेसली ओपोज द मोनार्की। जूसेपी मैगजीनी भी जो है सो, जूसेपी मैगजीनी वो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, वो भी जो है सो मोनार्की को क्या करते थे, ओपोज करते थे। और उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी का भी स्थापना किया था, एक यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप का, है ना। एक ये थे आपका बेर्ने में और दूसरा मार्साइल्स में, एक मार्साइल्स में, एक बेर्ने में और दूसरा मार्साइल्स में। यंग इटली और यंग यूरोप कौन किए थे, जूसेपी मैगजीनी, है ना। तो वही कहता है कि हाँ बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी का स्थापना किया जा रहा था रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, है ना, इटली में भी किया गया था। चलिए तो ये यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स,
अगला पॉइंट है आपका विजुअलाइजिंग नेशन। ये भी आप देख लीजिए, नेशंस को कैसे विजुअलाइज किया जाता था। और द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली भी तो आप लोग देख लीजिए, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये पॉइंट देखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे द विजुअलाइजिंग द नेशन, द विजुअलाइजिंग द नेशन, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली में देखिए द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का एक अजीब केस बताया जा रहा है। जैसे आप पढ़े होंगे तो यूरोप में जितने भी देश थे, हर देश को अपना स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, रिवोल्ट करना पड़ा, है ना, विद्रोह करना पड़ा। लेकिन ब्रिटेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर कोई भी देश शासन नहीं किया था, ब्रिटेन स्वतंत्र रहा था, है ना। तो वो एक स्ट्रेंज केस बताया जा रहा है। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनिशिएटेड द ब्रिटिश एसेल्स वर द एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और इरिश। अब देखिए यहाँ भी तीन समुदाय के लोग थे जरूर, लेकिन इनको कोई लड़ाई नहीं करना पड़ा था राष्ट्र की पहचान के लिए। The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdoms of Great Britain। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला करके एक नया राज्य बना जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया किसको किसको, ये चारों क्या था, ये चारों एक स्टेट था और ये आपका हो गया ये आपका दोनों मिलाकर के बन गया एक कंट्री यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारे पास है विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन। ये वाला भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है विजुअलाइजिंग द नेशन, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन sought to give abstract idea of the nation concept form in Germany. Germania was chosen as an allegory, and in Italy allegory of Christian मारने, है ना, मैरिने was chosen। ये बता रहा है कि जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपी थी तो देश को जो है सो फीमेल फिगर से संबोधित किया गया। भारत को भी देखिए भारत माता का नाम दिया गया, है ना, फीमेल फिगर से संबोधित किया गया है, भारत पिता तो नहीं कहा गया, है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो है सो पर्सोनिफाई किया गया फीमेल फिगर से। जैसे जर्मनी की बात हम लोग अगर देखें तो जर्मनी में जर्मेनिया फीमेल फिगर से जो है सो पर्सोनिफाई किया गया। और आपका अगर इटली की बात करें तो इटली को मैरिने से जो है सो पर्सोनिफाई किया गया, है ना। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट में हमने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। हम तो एक ही चैप्टर में सब कंप्लीट कर देना चाह रहे थे एक ही वीडियो में, लेकिन हिस्ट्री को हम 2 वीडियो में कर देते हैं, बाकी सबको हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो ये पहला चैप्टर जो राइज ऑफ नेशनलिज्म था इसको हमने आपको माइंड मैप्स का क्लास दे दिया, है ना। अब आगे का 3 चैप्टर्स हम अगले वीडियो में देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। लाइक करना नहीं भूलिएगा, एकदम दबा के लाइक कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल एकदम ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, हम फिर से एकदम नया क्लास लेकर के आए जोश के साथ। अब जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा मनोबल उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना। चलिए तो अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।